हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फैक्ट्स वीडियो। तो यार आज हम लोग दोबारा से एक शानदार फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। उम्मीद है तुम लोग खैर खैरियत से होगे यार अपने अपने घर में। तो खैर आज हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे प्लेन एक्सीडेंट के बारे में जो कि लिटरली में इस दुनिया का बेस्ट यानी कि मतलब बहुत ज्यादा ही डेंजरस नंबर वन एक्सीडेंट हुआ प्लेन का। और वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। तो आज हम लोग इसी एक्सीडेंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। दो प्लेन्स का एक्सीडेंट हुआ था आज से पता नहीं कितने साल पहले, लेकिन ये स्टोरी मैंने काफी टाइम पहले सुनी थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस चीज के ऊपर भी वीडियो बना दी जाए। तो चलो आज हम लोग इन चीज के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये हम लोग लेने वाले हैं जम टीवी चैनल से। तुम लोग को नीचे नाम आ जाएगा, तुम लोग उसको सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, तुम्हें चैनल मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उनके चैनल पे जा सकते हो। खैर अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके ब्रो, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं हमेशा की तरह कहूंगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट्स भी कर देना। आजकल प्यार थोड़ा कम हो गया है भाई हमारे चैनल पे। तो यार व्यूअरशिप जो थी वो गिर चुकी है, ये देखो। अभी तुम लोग को ऊपर स्क्रीन पे फोटो शो हो जाएगी। तो यार थोड़ी सी व्यूअरशिप जो है ना बढ़ाओ यार जल्दी से। खैर अब लोग अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। घनी धुंध के बीच पायलट ने थ्रस्ट लिवर ऊपर किए, हेडलाइट्स ऑन की और एयरक्राफ्ट अब टेक ऑफ स्पीड को क्रॉस कर चुका था। एक ऐसी स्पीड जहां से वापस होना नामुमकिन के करीब होता है। लेकिन ऐन इस मौके पर धुंध के बीच एक साया नमूदार होने लगा और ये साया था एक दूसरे बोइंग 747 का जो उसी रनवे पर उल्टी डायरेक्शन में अब सिर्फ चंद मीटर्स ही दूर था। इसके बाद जो हुआ उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर भाई साहब, तुम लोगों ने भाई ये देखा कि ये सिर्फ धुंध की वजह से और फोग की वजह से कितनी ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और पता नहीं 500 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे भाई। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नौबत यहाँ तक पहुँच कैसे गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था और कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसने हाँ भाई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या कहता था ये चीज आज तक मुझे नहीं पता चली है भाई, क्योंकि भाई मैंने कभी स्टोरी के बारे में इतना जाना ही नहीं। तो खैर आज हम लोग को ये चीज भी पता लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जन्म दिया एविएशन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसे को। ये दुख हाँ भाई, ये हादसा अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि तुम लोगों ने खुद देख लिया भाई 500 से ज्यादा लोग मर गए थे भाई इस हादसे के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भरी रुदाद पेश आई स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में, जिसे दुनिया आज टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से याद करती है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस जम टीवी को भी भाई जाके लाइक सब्सक्राइब कर लो। इनसे हम लोग अक्सर वीडियोस वगैरह लेते रहते हैं। अगर तुम लोग को इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो इनका चैनल बेस्ट है, जाके इन्हें भी लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे भी लाइक सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत हादसे के एक दिन पहले 26 मार्च 1977 को शुरू होती है, जब पैनम फ्लाइट 1736 एक बोइंग 747 जंबो जेट लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है। इसको न्यूयॉर्क में लैंड करके कुछ पैसेंजर्स उठाने थे और फिर इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी समंदर पार कैनरी आइलैंड्स का शहर लास पाल्मस। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और इसी वजह से पूरी तरह बुक्ड थी, जिसमें ज्यादातर बड़ी एज के पैसेंजर सवार थे जो लास पाल्मस में क्रूज शिप को एंजॉय करने का इरादा रखते थे। लास पाल्मस कैनरी आइलैंड्स का कैपिटल है, जो मोरक्को की कोस्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्पेन का सबसे सदर्न पार्ट है। ये जगह अपने ट्रॉपिकल मौसम की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है। लेकिन 1977 में कैनरी आइलैंड्स की खूबसूरत ढाल के पीछे एक पॉलिटिकल टेंशन छुपी थी। यहाँ एक ग्रुप जिसको MPAIAC कहा जाता था, स्पेन से कैनरी आइलैंड्स की आजादी के लिए आवाज उठा रहा था। भाई साहब, अभी तक तुम लोग को स्टोरी को खास समझ आ नहीं रही होगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये जो फ्लाइट थी ना, इसको पहले जाना था न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से कुछ पैसेंजर्स वगैरह को लेकर ये जो चार्टर्ड फ्लाइट थी ये प्रॉपर बुक हुई हुई थी, और इस फ्लाइट को आना था लॉस पाल्मस में।
और लॉस पाल्मस में ये इनकी फाइनल डेस्टिनेशन थी, इससे आगे इन्हें कहीं नहीं जाना था। लेकिन खैर पता नहीं उसके बाद ऐसा क्या हुआ। ये अब एक ग्रुप के बारे में बता रहा है जो कि लॉस पाल्मस में रहता था, जहां पर इस फ्लाइट को आना था। और ये जो ग्रुप है अभी इसके बारे में ये बताने वाला कि आखिरकार इस ग्रुप का इस वीडियो से क्या रिलेशन है, इस हादसे से क्या रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। और अपनी इस कैंपेन के लिए अक्सर ये ग्रुप वायलेंस का सहारा भी लेता, और इसी तरह के ही एक वायलेंट इवेंट से इस खतरनाक हादसे की शुरुआत होती है। पैन एम फ्लाइट 1736 ने न्यूयॉर्क के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर्स उठाए और रवाना हो गई लॉस पाल्मस आइलैंड की जानिब। न्यूयॉर्क से इस फ्लाइट ने अपने पैसेंजर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से ले लिए, कोई मसला नहीं हुआ वहां पे। अब आगे क्या मसला हुआ इस फ्लाइट के साथ आगे जानते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क से ये बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई है। इसके केबिन क्रू में शामिल 56 इयर्स के कैप्टन विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स के रॉबर्ट ब्रैग और 46 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन समेत 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 380 पैसेंजर्स शामिल थे। ये तो सारी डिटेल्स थी पैन एम फ्लाइट 1736 की, जो अब अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रूज कर रही थी। अब आते हैं दूसरे जहाज की तरफ जो इसी हादसे का शिकार होना था, नेदरलैंड्स के। अब ये उस जहाज के बारे में बताने वाला है जिस जहाज के साथ इस फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था। ये जो फ्लाइट अभी न्यूयॉर्क से लॉस पैल्मस जाने वाली थी, इस फ्लाइट का एक्सीडेंट जिस फ्लाइट से हुआ था, अब ये बंदा उस फ्लाइट की बात करने लगा है। शहर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर KLM फ्लाइट 4805 तैयार हो रही थी। यही वो फ्लाइट है जिसके साथ इस जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, लॉस पाल्मस वाले का। तो ये वो जहाज है भाई, KLM फ्लाइट 4805। ये भी एक बोइंग 747 ही था और इसको भी कैनरी आइलैंड्स के शहर लॉस पाल्मस ही जाना था। इसको भी लॉस पाल्मस ही जाना था। और वो जो दूसरी फ्लाइट है न्यूयॉर्क से वापस आने वाली, वो भी लॉस पाल्मस में ही आएगी। तो ये दोनों फ्लाइट्स की जो डेस्टिनेशन थी, फाइनल डेस्टिनेशन, वो सेम ही है। के कॉकपिट में 50 साला कैप्टन जैकब, 42 इयर्स के फर्स्ट ऑफिसर क्लास और 48 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर विलियम शामिल थे। इसमें 11 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 235 पैसेंजर्स सवार थे। KLM फ्लाइट 4805 ने बोर्डिंग के बाद एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। अब ये दोनों एयरक्राफ्ट्स कैनरी आइलैंड्स के लॉस पाल्मस एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां थे। इसी दौरान लॉस पाल्मस एयरपोर्ट पर 2 आदमी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक फ्लावर शॉप के बाहर एक बैग रख। अब ये 2 लोगों का बता रहा है जो कि लॉस पाल्मस के एयरपोर्ट के बाहर अचानक से नजर आए हैं। अब ये क्या कहते हैं इनके बारे में ये भी देखते हैं। कर कहीं गायब हो जाते हैं। एक ऐसा बैग जिसमें काउंटडाउन टाइमर के साथ। भाई ये 2 लोग बैग के अंदर बॉम्ब रख के एयरपोर्ट के बाहर से गायब हो गए भाई। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये दोनों लोग अचानक से गायब हो गए। और ये जो बॉम्ब वाला बैग है ना, ये बॉम्ब है भाई। इसके अंदर आगे क्या होता है अब ये भी देखते हैं। बॉम्ब लगा हुआ था। ठीक दोपहर के 1 बजे लॉस पाल्मस एयरपोर्ट की रिसेप्शन पे एक फोन कॉल आती है। अगली तरफ वाले शख्स ने अपना ताल्लुक MPAIAC ग्रुप से जाहिर किया। ये कह रहा है कि ये जो MPAIAC ग्रुप है ना, ये वो ना लॉस पाल्मस के अंदर एक ग्रुप है। ये इलीगल काम करते हैं ये लोग। और ये ना स्पेन से अपना लॉस पाल्मस एक अलहदा जगह है, एक आइलैंड है, और स्पेन एक ओब्वियसली मुल्क है पूरा। और ये जो लोग हैं ना, ये लॉस पाल्मस को एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं और स्पेन को एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं। ये इलीगल है और इसलिए ये जो ग्रुप है ना, ये कोई इतना कामयाब नहीं है, ये अच्छे काम नहीं करता। और अब इन्होंने एक बॉम्ब लगा दिया है इसी ग्रुप के 2 लोगों ने एयरपोर्ट के बाहर। अब देखते क्या होता है। इन्होंने आगे से फोन भी कर दिया एयरपोर्ट की रिसेप्शन पे कि भाई पता नहीं क्या क्या बताने के लगे, ये नहीं पता, लेकिन फोन आया इनकी तरफ से। अब देखते हैं। ग्रुप जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में हुआ था और कहा कि अगले 15 मिनटों के बाद लॉस पाल्मस एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। भाई इन्होंने खुद ही बता दिया फोन करके रिसेप्शन पे कि 15 मिनट के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, बहुत खतरनाक एयरपोर्ट के अंदर। तो यार एयरपोर्ट खाली करवा देते यार, क्या हो गया। एयरपोर्ट के अमले ने फौरन हरकत में आते ही 15 मिनट से पहले पूरा लॉस पाल्मस एयरपोर्ट खाली करवा दिया। और हाँ भाई, इन्होंने एयरपोर्ट तो खाली करवा दिया, तो और क्या नुकसान हो गया भाई, फिर कुछ समझ नहीं आ रही। लाइट खैर आगे बढ़ते हैं। उनकी ये भगदड़ तब खौफ में बदल गई जब ठीक 15 मिनटों के बाद हुआ एक जोरदार धमाका।
इस ठीक है, इस ब्लास्ट में आई थिंक सो नुकसान नहीं हुआ होगा क्योंकि लॉस पैल्मस का सारा एयरपोर्ट खाली करवा दिया गया था और भगदड़ तभी मची होगी जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सही कह रहा है ये। ब्लास्ट की वजह से टर्मिनल बिल्डिंग की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, पर इसके बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट की तमाम सरगर्मियां सस्पेंड कर दी गईं। अगर तमाम फ्लाइट अब इन्होंने खत्म कर दी बॉम्ब फटने की वजह से, तो जो 2 फ्लाइट्स हमें जिनका एक्सीडेंट हुआ है आपस में, वो किधर लैंड होंगी भाई? ये भी तो एक बात है ना। अब वो कहाँ लैंड होंगी? खैर ये शायद आगे बताएगा ये। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल और जिन फ्लाइट्स को यहाँ लैंड करना था उनको डाइवर्ट कर दिया गया। ठीक है भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि जो फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड होनी थी ना, उनको डाइवर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये भी समझ गए। डाइवर्ट का मतलब कि किसी और एयरपोर्ट पे उनको लैंड करवा देना ताकि वो अच्छे सेफ तरीके से लैंड हो जाए। देर बाद एम्स्टर्डम से आने वाली KLM फ्लाइट 4805 लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको एयरपोर्ट पे होने वाले धमाके की इतला दी और फ्लाइट को टेनरिफ आइलैंड के एयरपोर्ट पे लैंड करने की हिदायत दी, जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर था। KLM के कैप्टन ने मजीद 25 मिनट की उड़ान के बाद ठीक है भाई, ये जो प्लेन था ना जो न्यूयॉर्क से आ रहा था, ये प्लेन को तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया दूसरे वाले शहर के अंदर, वहां के एयरपोर्ट पे। तो ये प्लेन तो अब वहां पर चला जाएगा, लेकिन दूसरा प्लेन था वो कहाँ जाएगा फिर? दोपहर 1:38 पे टेनरिफ एयरपोर्ट के रनवे 30 पर लैंड कर लिया। ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क से आने वाली पैन एम फ्लाइट 1736 भी भाई न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट ये है, और जो दूसरी वाली थी ना, वो दूसरी वाली फ्लाइट थी ना, वो थी। और ये वाली वो फ्लाइट है जो न्यूयॉर्क से आ रही थी, ठीक है ना। तो वो वाली तो लैंड करेगी, ये दूसरी वाली। अब ये न्यूयॉर्क वाली जो है ये कहाँ लैंड करेगी, ये देखते हैं। लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी और उसको भी टेनरिफ एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर दिया गया। इस वक्त ओके भाई, तो इन दोनों फ्लाइट्स को टेनरिफ एयरपोर्ट पे ही डाइवर्ट कर दिया गया। तो अब समझ आ रहा है कि ये दोनों फ्लाइट आपस में मिली कैसे भाई, ये समझ आ रहा है मुझे। अब तुम लोग को भी आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी समझ आ रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आगे एक्सीडेंट कैसे हुआ ये जानते हैं। तकरीबन तमाम फ्लाइट्स को ही टेनरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जा रहा था क्योंकि यही सबसे करीबी एयरपोर्ट था। अब देखते ही देखते टेनरिफ एयरपोर्ट पर रश बढ़ रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि टेनरिफ एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में वाक़े एक छोटा सा एयरपोर्ट है। अटलांटिक ओशन से बहुत करीब इसकी ऊंचाई 2000 फीट के आसपास है। ये इलाका ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी वजह से अटलांटिक ओशन की नम हवाएं पहाड़ से टकराकर जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो फौरन ठंडी होकर बादलों में बदल जाती हैं, और ये सब यहाँ अचानक होना बहुत ही नॉर्मल है। जब पैन एम फ्लाइट और KLM फ्लाइट ने टेनरिफ एयरपोर्ट पे लैंड किया तो विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक यहाँ की विजिबिलिटी बादलों की वजह से कम हो चुकी थी। जब बादल रनवे पर होते तो विजिबिलिटी का मतलब कि फॉग हो गई थी बहुत ज्यादा, और फॉग तब बिल्कुल भी नहीं थी जब ये दोनों फ्लाइट इस एयरपोर्ट पे लैंड की थी। लेकिन फॉग तब बहुत ज्यादा हो गई जब ये दोनों फ्लाइट लैंड हो गई थी यहाँ पे, तब बहुत ज्यादा वेदर खराब हुआ और फॉग हो गई थी बहुत सारी। ये बंदा ये कहना चाह रहा है 300 मीटर तक कम हो जाती और दूसरे ही लम्हे 2 किलोमीटर दूर तक सब कुछ क्लियर नजर आने लगता। अब यहाँ एयरपोर्ट पर इनको कितनी देर रहना था ये फिलहाल कंफर्म नहीं था। पैसेंजर्स को उतार दिया गया ताकि वो लंबी फ्लाइट के बाद थोड़ा फ्रेश हो सकें। इतनी देर KLM फ्लाइट 4805 जिसको वापस एम्स्टर्डम जाना था, उन्होंने अपना फ्यूल टैंक यहीं पर रीफिल करवाने का सोचा ताकि लास पाल्मस एयरपोर्ट वापस खुले तो वहां पर रिफ्यूलिंग में टाइम जाया ना हो। अभी उन्होंने रिफ्यूलिंग शुरू ही की थी कि लास पाल्मस के खुलने की खबर आ गई। दोनों फ्लाइट्स ने पैसेंजर्स दोबारा ऑन बोर्ड किए, लेकिन KLM की रिफ्यूलिंग की वजह से टैक्सी वे ब्लॉक्ड था। टेनरिफ एयरपोर्ट तो टैक्सी वे ब्लॉक किया हुआ था इन्होंने, क्योंकि ये जो KLM फ्लाइट थी ना जो न्यूयॉर्क से आ रही थी, ये फ्लाइट जो है ना अपना फ्यूल टैंक फुल करवा रही थी, और आई थिंक सो दूसरी वाली जो फ्लाइट थी इसी की वजह से यहाँ पर रुकी हुई थी क्योंकि टैक्सी वे ब्लॉक था। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे, एक टैक्सीवे और एक एप्रन है जहां टर्मिनल बना हुआ है, जो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं।
यहाँ पर इतना ज्यादा रश होना काफी एबनॉर्मल था, और वो भी बोइंग के जंबो जेट्स का रश। KLM फ्लाइट 4805 की रिफ्यूलिंग की वजह से पैन एम एयर टर्मिनल से निकलकर रनवे पर नहीं जा सकती थी। तभी उनको कहा गया कि जब तक KLM की रिफ्यूलिंग पूरी नहीं हो जाती उन्हें टर्मिनल के पास ही वेट करना होगा। 4:45 पे KLM की रिफ्यूलिंग खत्म हो गई और ओके, तो ये दोनों, एक जो दूसरी फ्लाइट थी ना जो दूसरी जगह से आ रही थी, वो न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट KLM की रिफ्यूलिंग की वजह से वहीं पर रुकी हुई थी। जब KLM की रिफ्यूलिंग हो जाएगी तब उन्हें वहां से निकलने का मतलब नोटिस आ जाएगा, ये उनकी कहना चाह रहा है। तो अब ये भी बता दिया इसने कि 4:45 पे KLM की जो रिफ्यूलिंग थी ना वो खत्म हो गई थी। खैर आगे क्या हुआ ये जानते हैं। कैप्टन ने टैक्सी वे से हटने की तैयारी शुरू कर दी। अब क्योंकि एप्रन KLM ने अब टैक्सी वे से हटने की तैयारी शुरू कर दी, ये बात ये कह रहा है, यानी कि रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। दूसरे जहाजों से भरा हुआ था जो टैक्सी वे को भी ब्लॉक किए हुए थे। तभी टेक ऑफ के लिए रनवे के ईस्ट एंड तक जाने के लिए कंट्रोलर ने KLM के पायलट्स को, जो टैक्सी वे के बिल्कुल वेस्ट साइड पे पार्क था, इंस्ट्रक्शंस दी कि वो रनवे पर ही टैक्सी करते हुए एक्सट्रीम ईस्ट एंड पे जाकर 180 डिग्री टर्न लेकर टेक ऑफ की तैयारी करें। जब KLM 4805 ने टैक्सी करना शुरू किया तो कंट्रोलर ने पैन एम एयर को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो रनवे पर ही KLM को फॉलो करें, लेकिन C3 एग्जिट से टैक्सी वे पर चढ़ जाएं, क्योंकि इस ठीक है भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लाइट न्यूयॉर्क से आई थी ना वो बिल्कुल एंड पर थी रनवे के रास्ते से, उसको बहुत ज्यादा पास था रनवे। तो उन्होंने उसे कहा कि आप जाएं सीधा और रनवे के लास्ट पे जाके प्रॉपर वापस घूम जाएं और फिर आप लोग ऐसे टेक ऑफ कर लें। और जो पीछे वाली फ्लाइट थी ना उस फ्लाइट को उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्लेन को फॉलो करते करते रनवे से C3 से टैक्सी वे के अंदर चले जाएं। ये बात इन्होंने ये कही थी। इस तरह रनवे भी खाली हो जाएगा और ये जो है अपना प्लेन टैक्सी वे पे भी खड़ा कर लेंगे दूसरे वाला। रनवे पर KLM 4805 को टेक ऑफ करना था। विजिबिलिटी काफी कम थी और हर गुजरते मिनट मजीद खराब होती जा रही थी। KLM 4 ओके, तो विजिबिलिटी कम हो गई थी, मतलब फोग हो गई थी बहुत ज्यादा अब तक, इस वजह से आई थिंक सो कुछ खतरनाक हुआ यहाँ पर। 805 ने टैक्सी करते हुए पूरे रनवे को क्रॉस किया और ईस्टर्न एंड पर आकर 180 डिग्री ये जैसा कि तुम लोगों ने देखा ये एंड पर आकर पूरा मुड़ गया है अब, और अब ये ऐसे टेक ऑफ कर जाएगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। का टर्न लेकर टेक ऑफ पोजीशन में आ गई। पैन एम एयर के पायलट्स ने भी रनवे पर टैक्सी। ये देखो भाई, ये देखो ऐसे हालात हुए होंगे जब ये बंदा टेक ऑफ करने वाला होगा। तुम लोग खुद देखो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, इस तरह के हालात हो गए थे उस जगह पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करना शुरू किया, लेकिन धुंध की वजह से वो C1 और C2 एग्जिट्स को तो देख पाए, लेकिन C3 एग्जिट उनसे मिस हो गई। ओके, तो C3 जिस जगह से उनको टैक्सी वे पे जाना था दूसरी वाली फ्लाइट को, वो उस जगह को मिस कर गए। फोग की वजह से वो जगह उन्हें नजर नहीं आई भाई। समझ गया भाई मैं। अब आगे बढ़ते। क्योंकि C3 एग्जिट वापस एप्रन की तरफ जा रही थी, शायद इसी वजह से वो C3 को देख ही नहीं पाए। दूसरा, टेनेरिफ एयरपोर्ट पर साइन मार्क्स की भी कमी थी। रनवे एग्जिट्स के लिए टार्मिक पर ही इशारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइन मार्क्स मिसिंग थे। जब पैनम फ्लाइट 1736 C2 को क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त KLM 4805 के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन मांगी और यहीं से बैक टू बैक कंफ्यूजन्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। कंट्रोल टावर से ये दोनों जहाज धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहे थे और ना ही इस एयरपोर्ट पर रेडार सिस्टम इंस्टॉल था। इस मौके पर कंट्रोल टावर ने KLM को बताना शुरू किया कि टेक ऑफ के बाद उनको कौन सा रूट लेना है, लेकिन इस मैसेज में कहीं भी उनको टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी गई। पर KLM ने समझा कि शायद उनको टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी है। भाई कंट्रोल टावर ने तो इनको टेक ऑफ की परमिशन दी नहीं और ये लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने टेक ऑफ की परमिशन ले ली है उनसे। यार देखते हैं अब इन्होंने आगे टेक ऑफ किया या क्या किया भाई। और KLM के कैप्टन ने जवाब दिया, वी आर एट टेक ऑफ। अब असल में उन्होंने वी आर एट टेक ऑफ बोला या वी आर टेकिंग ऑफ बोला, ये अभी तक क्लियर नहीं है।
हाँ भाई, ये भी तो हो सकता है वी आर टेकिंग ऑफ बोला हो भाई, हो सकता है ऐसा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कह रहा हूँ ये भी हो सकता है वी आर एट टेक ऑफ भी बोला उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने बोला ओके, पर चंद सेकंड्स के गैप के बाद कंट्रोल टावर ने क्लियर कर दिया, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। ये एक बहुत अहम मैसेज था जिसमें क्लियर बताया गया था कि अभी टेक ऑफ नहीं करना। पर यह मैसेज KLM के ठीक है भाई, कंट्रोल टावर ने कहा कि आपको अभी टेक ऑफ नहीं करना है, और हम लोग जब आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे तब आपको हम लोग कह देंगे कि हाँ भाई आप टेक ऑफ कर लो भाई। लेकिन पता नहीं जहाज वाले को क्या नशे चढ़े हुए थे, इसने पता नहीं क्या किया। आगे देखते हैं। कॉकपिट तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एन इस वक्त रनवे पर ही C3 के करीब पैनम फ्लाइट 1736 के पायलट जो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, उन्होंने भी एक मैसेज रिले किया कि वी आर स्टिल डाउन द रनवे। यानी कंट्रोल टावर तो दूसरी जो फ्लाइट थी ना, उसने भी कह दिया कि हम रनवे पे खड़े हुए हैं, कहीं आप लोग टेक ऑफ करने आओ, हमारे अंदर बजो और फिर हम अल्लाह के पास आओ, तुम लोग भी अल्लाह के पास। भाई ये सीन नहीं करना इन्होंने। तो ये तो फ्लाइट ने अच्छा किया कि भाई हम लोग अभी रनवे पे हैं, कोई टेक ऑफ की परमिशन ना दे देना उन्हें। ये तो भाई ठीक था, लेकिन फिर क्यों एक्सीडेंट हो गया? का KLM को स्टैंड बाय रहने का मैसेज और पैनम का मैसेज दोनों एक ही वक्त में रिले हुए, जिसकी वजह से ओके भाई, अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो, इन्होंने कंट्रोल टावर ने मैसेज किया ये वाली रनवे वाली फ्लाइट को कि आप लोगों को भी टेक ऑफ नहीं करना है जब तक हम लोग आपको ना कहें, और उसी टाइम पर इस दूसरे वाले प्लेन ने इनको मैसेज किया कि हम लोग अभी रनवे पे ही हैं, और वो दोनों जो है ना मिस हो गए, मैसेज आपस में कंप्लीट हो गए, कोई एरर आ गया जिसकी वजह से ये वाला जो प्लेन था ना जिसको टेक ऑफ करना था, इसके पास मैसेज आई थिंक पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से ये लोग टेक ऑफ आई थिंक कर गए थे। KLM के कॉकपिट में सिर्फ एक डिस्टॉर्शन जैसी आवाज सुनाई थी। पैनम फ्लाइट 1736 जो सिर्फ एक करके आवाज आई, बस खत्म, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि वो एरर आ गया था एक। क्योंकि भाई एरर आ जाता है तो ऑब्वियसली कहाँ से मैसेज पढ़ते वो लोग, उन्होंने तो फिर कर दिया होगा भाई टेक ऑफ। अब अनजाने में C3 को क्रॉस कर चुकी थी। उनको कंट्रोल टावर ने बोला कि जब आप रनवे को एग्जिट करें तो मुझे बता दें, जिसका पैनम के पायलट्स ने ओके का जवाब दिया। पर इस वक्त तक KLM फ्लाइट 4805 के कैप्टन ने थ्रस्ट लेवर्स ऊपर कर दिए थे, ये समझते हुए कि कंट्रोल टावर की परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर KLM के फ्लाइट इंजीनियर ने कंट्रोल टावर का पैनम फ्लाइट को दिया गया मैसेज सुन लिया था, और उन्होंने फौरन कैप्टन को बताया कि अभी तक वो रनवे पर ही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कैप्टन ने शायद शोर में कुछ और ही समझा और सिर्फ इतना बोला ओह यस, और टेक ऑफ जारी ही रखा। धुंध की वजह से उनको सिर्फ 300 मीटर का एरिया दिख रहा था। इसी दौरान भाई साहब, धुंध इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 300 मीटर का एरिया नजर आ रहा था भाई इनको। अचानक पैनम के पायलट्स को रनवे पर धुंध के बीच हेडलाइट्स जाहिर हुई। पहले तो उनको लगा कि शायद KLM फ्लाइट रुकी हुई है, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें अंदाजा हो गया कि ये तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने फौरन जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। KLM का राइट इंजन पैनम के फर्स्ट क्लास पोर्शन को उड़ाता हुआ ले गया। लैंडिंग गियर भी टूट गया और जहाज 150 मीटर दूर रनवे पर जा गिरा, और उसमें खौफनाक आग भड़क उठी। क्योंकि इसका फ्यूल टैंक पूरा फुल था, तो आग की शिद्दत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तुम लोगों ने देखा भाई कि कितना ज्यादा डेंजरस वाला एक्सीडेंट हुआ भाई इस प्लेन का, इन दोनों प्लेन्स का। हुआ यूं कि छोटी सी कंफ्यूजन थी, एक मैसेज इस प्लेन के पास नहीं पहुंचा और इस प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया, और टेक ऑफ करके ये सीधा जाकर बजा दूसरी वाली फ्लाइट के अंदर जो कि रनवे पर खड़ी हुई थी। भाई साहब, कितना ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई ये वाला। आगे बढ़ते हैं। इसमें मौजूद तमाम 248 पैसेंजर्स मौके पर ही हलाक हो गए। वहां पैनम फ्लाइट के पैसेंजर्स को तो ये सोचने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स तो मौके पर ही खत्म हो गए, लेकिन नीचे इकोनॉमी क्लास के कई पैसेंजर्स को छत में हुए सुराख से निकलने का मौका मिल गया। कई ने 20 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर भाई यानी कि सब लोग नहीं मरे इसके अंदर,
कुछ लोग ऐसे थे कि जो बच गए भाई इस एक्सीडेंट के अंदर, लेकिन बचना भी बहुत मुश्किल था भाई। अपनी जान बचाई। भाई ये कह रहा है कि 20 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा के भाई इन्होंने जान बचाई, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, टांगे तो टूट गई होंगी पक्का। पैनम फ्लाइट के 396 पैसेंजर्स में से सिर्फ 61 लोग ही जिंदा बच सके। शायद मजीद लोग जिंदा बच जाते, लेकिन धुंध की वजह से कंट्रोल टावर को इस एक्सीडेंट का कुछ देर बाद इल्म हुआ, वो भी तब जब एप्रन पर। अब तुम लोग देख रहे हो, इतनी ज्यादा धुंध थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद कंट्रोल टावर को नजर ही नहीं आया कि भाई साहब कितन यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। कंट्रोल टावर को ये नजर नहीं आया ये चीज। तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना फोग होगा उस जगह पे। खड़े दूसरे जहाज ने रनवे पर भड़कते हुए शोले देखे और कंट्रोल टावर को बताया। रेस्क्यू सर्विस की गाड़ी। ओके भाई, तो जो दूसरा जहाज टैक्सी वे पे खड़ा हुआ था ना एक, उसने रनवे पे भड़कते हुए शोले देखे एक्सीडेंट के बाद, जिसके बाद उस जहाज ने इन्फॉर्म किया कंट्रोल टावर को कि ये क्या चीज वहां पर है, और फिर पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट हो गया भाई। समझ गए हैं भाई अब हम लोग सारी स्टोरी। भी धुंध की वजह से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी। इस हादसे में टोटल 583 जानें पलक झपकते ही जाया हो गईं। 583 लोग, 583 पीपल डेड भाई इस एक एक्सीडेंट के अंदर। सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतने सारे लोग मर गए भाई। इन्वेस्टिगेशन में दोनों जहाजों के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जायजा लिया गया और यहीं से ही सारी डिटेल्स पता चली जो आपने इस वीडियो में देखी हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये रिजल्ट निकाला कि इस हादसे के पीछे चेन ऑफ इवेंट्स थे। पहले तो लास पाल्मस पर बॉम्ब ब्लास्ट, फिर केएलएम का टेनेरिफ एयरपोर्ट पर अपना फ्यूल टैंक फुल करवाकर टैक्सी वे को ब्लॉक करना। अगर वो ऐसा ना करते तो पैनम फ्लाइट 1736 पहले ही टेक ऑफ कर जाती। उसके बाद अचानक विजिबिलिटी कम हो जाना और पैनम का C3 एग्जिट को मिस करना। पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे का जिम्मेदार केएलएम फ्लाइट 4805 के क्रू को ठहराया, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने बगैर परमिशन के टेक ऑफ जारी रखा, जबकि 5 सेकंड्स पहले फ्लाइट इंजीनियर ने कैप्टन। हाँ भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परमिशन तो उन्हें मिली नहीं थी और उन्होंने टेक ऑफ कर दिया, तो फिर तो ये होना ही था भाई साहब, क्योंकि परमिशन जब तक ना मिले ना तो फिर ऑब्वियसली फिर तो आप टेक ऑफ कर ही नहीं सकते। लेकिन उसका पायलट नशे में था, उसने टेक ऑफ कर लिया और बस ठीक है, अल्लाह के प्यास चले गए भाई वो। फिर आगे बढ़ते हैं। को रोका भी था। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुई। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव देखा गया। कॉल साइंस में तब्दीली की गई, उनके रूल्स चेंज किए गए, तमाम एयरपोर्ट्स पर रेडार को मैंडेटरी किया गया और रनवे पर होल्डिंग पॉइंट्स और इंडिकेटर्स का होना लाजमी करार दे दिया गया। आज टेनेरिफ आइलैंड पर 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। जहां यह हादसा हुआ था वो नदर्न एयरपोर्ट है, जबकि साउथ में भी एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कम है और वहां बादलों और फॉग की वजह से विजिबिलिटी मुतासिर नहीं होती। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भाई साहब मजा आ गया भाई लिटरली में वीडियो देख के यार। सो हाँ भाई, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। भाई उम्मीद है यार तुम लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इतना मजेदार वीडियो था, क्या बताओ तुम लोग को। एक्सीडेंट जरूर हुआ भाई, लेकिन थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ, और ये किसी ना किसी तरह से ये पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आई इतनी खास। लेकिन देखो, पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पॉल मेलमस में, और उसके बाद यहाँ पर आकर इन्होंने टैंक फुल करवा दिया। अगर ये टैंक फुल ना करवाते तो ये कभी भी ना होता। और उसके बाद C3 मिस कर दिया, दूसरी वाली फ्लाइट ने वो मिस ना करते तो ये फिर भी ना होता। और कंट्रोल टावर से जो मैसेज आया था वो दूसरे वाले एयरप्लेन ने रिसीव नहीं किया। 4 गलतियां हुई भाई। इनमें से अगर एक भी गलती ना होती ना तो आई थिंक सो बच सकते थे भाई ये लोग। लेकिन खैर जो भी हुआ इनके नसीब में था। खैर मैं तुम लोगों से मिलूंगा यार नेक्स्ट वाले एपिसोड में। देखो अब ना मैं यहाँ पर ना तुम लोग को सारे स्टैट्स वगैरह दिखा देता हूँ, अपने व्यूज कितने आए हैं पिछले कुछ टाइम में। पहले जो व्यूज आते थे और उसके बाद जो अब व्यूज हैं वो मैं तुम लोग को दिखा दूंगा।
और इन व्यूज को जो है ना यार तुम लोग बढ़ाओ थोड़ा सा यार, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा तुम लोग को पता है अभी तक कि यार हम लोग को व्यूज आ रहे थे, लेकिन अब तुम लोगों ने कम कर दिया है, ये अच्छी बात नहीं है यार। तो थोड़े बहुत व्यूज दिया करो, एटलीस्ट 150 व्यूज तो यार एक वीडियो पे दे दिया करो, क्योंकि ऐसे ही हमारा जो चैनल है ग्रो करेगा और एक दिन आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। खैर मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट भी जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बताना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।